This conference will now be recorded. चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिरुद्यांशकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तं निखिलगदवनप्रौढदावाग्निनीलं ब्रह्मणो हि समारब्धाम् आत्रेयाद्येषु पूरिताम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् आयुर्वेदरतं वन्दे माधवाख्यं महागुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं शिष्येभ्यो यः प्रदत्तवान् द्रष्टाज्ञानी दृष्टकर्मा कृतकर्मा तथैव च अध्यापको विश्वश्रेष्ठो महान् संशोधकस्तथा गुणैरेतैः समुदितैः यत्कार्यं प्रतनोद्दिशः समृद्ध्यर्थं हि कार्यस्य वयं नु प्रयतामहे सरस्वत्यै नमो यस्याः प्रसादात् पुण्यकर्मभिः बुद्धिदर्पणसङ्क्रान्तं जगदत्यक्षमीक्षते आत्रेयं प्रथमं वन्दे आयुर्वेदजगद्गुरुम् आयुर्वेदामृतम् सर्वं गृहीत्वा सुरेश्वरात् अग्निवेशादिकेभ्यो यत्प्रयच्छति सत्तमः प्रथमं तन्त्रकर्तारम् अग्निवेशं नमाम्यहम्। ओम शांति शांति शांति। तो हम वैवाहिक जीवन के बारे में बात कर रहे थे और संतति कितनी है, लड़के लड़कियां क्या है इस प्रकार से, और हाँ, फिर वो कितने बरस में हुई है, शादी कब हुई और लड़के लड़कियां कब हुई, उसके लिए आईयूआई आईवीएफ वगैरह ऐसा कुछ करना पड़ा क्या, ये भी पूछने की बहुत जरूरी है। और एमटीपी शुरू में करवाई क्या, ये भी एक बात होती है कि अनवांटेड प्रेगनेंसी है, अभी अभी शादी हुई है तो प्रेगनेंसी नहीं चाहिए, इस प्रकार से करके मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी करवा देते हैं, तो ये भी एक भ्रूण हत्या है, तो उसके बारे में भी पता होना जरूरी है। और फिर अगर रजो निवृत्ति हो गई हो, मेनोपॉज हो गया हो, तो वो कब हुआ, वो कभी बहुत जल्दी 40-42 बरस में भी होता है, कभी कभी देरी से इस प्रकार का होता है, और कई जगह हिस्टेक्टमी की होती है, तो पता नहीं चलता कि मेनोपॉज एक्चुअल कब होने वाला था इस प्रकार से। और फिर बहुत जल्दी इस प्रकार की 40वें बरस में, उससे पहले भी हिस्टेक्टमी की जाती है। वो समझते हैं कि अब हिस्टेक्टमी होगी, अब कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, लेकिन ये बात नहीं होती है। पुरुषों के बारे में हस्तमैथुन, ये एक अहम मुद्दा है, मैंने थोड़ा सा जिक्र उसके बारे में किया था। हाँ, और वैसे ही औरतों में ये श्वेतस्राव,
जो कामेच्छा बढ़ने की वजह से होता है उसके बारे में भी मैंने जिक्र किया था। और दूसरी चीज कि जैसे पुरुषों में कामेच्छा बढ़ाने के लिए योग आए हैं, क्या वही योग स्त्रियों में भी प्रयोग में ला सकते हैं? तो ला सकते हैं, ऐसा उसके बारे में सोच सकते हैं। और अपत्य जनन पुरुषों के लिए अलग और स्त्रियों के लिए अलग इस प्रकार करेंगे। काफी योग इस प्रकार के स्त्रियों के लिए है, वंध्यानादि सुतपतन। तो अगर हम इनफर्टिलिटी के लिए काम कर रहे हैं तो उन योगों का प्रयोग करना बेहतर होगा, और उससे पहले पंचकर्म करवाना उचित है। निगमवान्तं विरिक्तं च निर्गुण मनवासकम योगे शुक्ल दोषार्थम सम्यक उत्तर बस्ती, ये निर्देश है। तो वमन विरेचन बस्ती और फिर उत्तर बस्ती, ये सब करना जरूरी है। पण काय होतं म्हणजे एकदा केलं समजा मी पुन्हा पुढच्या वर्षी पुन्हा येणार आहे ना, तर किती वर्ष परीक्षा? वो तो ठीक है, शुरू में तो करना है। अगर एक बरस में गर्भधारणा नहीं हुई तो फिर से अगले बरस में फिर से एक बार करना है। और जब तक गर्भधारणा नहीं होती तब तक करते रहना बेहतर इस प्रकार का है। वैसे पंचकर्म से तो नुकसान कोई नहीं है, फायदा ही होने वाला है। तो धातु स्थिरत्वं जलमस्य दीप्तिं चिराच्च पाकं वयस्य करोति वगैरह, ये जो संशोधन सम्यक उपास्यमानम, ये जो बताया गया है संशोधन का फल, वो तो मिलने ही वाला है। तो हर बरस करने के लिए जरूरी है, और वो दोनों का करना चाहिए, सिर्फ औरत का करना है ऐसा नहीं। ज्यादातर देखा गया है कि जो पुरुष है वो बताते हैं नहीं नहीं मुझे फुर्सत नहीं है और मैं अपने काम में व्यस्त रहता हूँ। अगर ये सच्ची बात है कि सच्ची फुर्सत नहीं है तो कैसे करेंगे, इसके बारे में थोड़ा सोचना एक अलग इस प्रकार का होगा। लेकिन अगर सच्ची फुर्सत नहीं है और जबरदस्ती करवाते हैं तो भी व्यापक होने की आशंका इस प्रकार की है। तो इसमें मानसिकता के बदलाव की आवश्यकता ज्यादा है। मानसिकता में अगर बदलाव आएगा तो ही इसके बारे में सोच सकते हैं। और फिर एक पारंपरिक गोधूम परीक्षा है जो कलेक्टर सर करा करते थे और मैं भी करवाता हूँ। देसी गेहूं होना है कि जो नैसर्गिक इस प्रकार का हो बीज, और फिर उसको जमीन में गाड़ देना है। तो एक छोटी कटोरी या ऐसा कुछ छोटा बर्तन वगैरह ऐसा लेके उसमें वो गोधूम डाल के 8-10 गोधूम भी काफी है, उसको ढक देना मिट्टी से, और उसको सिर्फ मूत्र डालना, पुरुष का अलग करना स्त्री का अलग करना। और वो अंकुरित होता है क्या देखना, 8-10 दिन में उसका पता चल जाता है कि अंकुरित होते हैं या नहीं। तो वो अंकुरित होते हैं तो समझ लेना कि गर्भधारणा होने की करने की क्षमता इस शुक्र में या अर्धव में है प्रकार से। अगर नहीं होते तो ये नहीं है, ये समझ लेना चाहिए। अब सीमेन का रिपोर्ट कुछ अलग बताए, ये कुछ अलग बताए, ये भी बात हो सकती है, दोनों मैच होंगे ही ऐसे नहीं बता सकते। फिर भी मैं चाहता हूँ कि इसको, ये पारंपरिक है लेकिन इसको सभी लोग प्रयोग में लाए, और जितना हमारे पास ये इकट्ठा हो जाएगा, एविडेंस इकट्ठा हो जाएगा, उतना ज्यादा बेहतर होगा। ये आसान है उस तरीके से। और शायद ये भी बात देखनी पड़ेगी, हमने इस प्रकार से जिक्र नहीं किया है, लेकिन ओव्यूलेशन के पीरियड में अगर औरतों में ये प्रयोग किया जाता है तो ज्यादा बेहतर। मैंने अभी इसके बारे में सोचा, हम कभी भी बताते थे लेकिन ओव्यूलेशन के पीरियड के बारे में ये करेंगे तो ज्यादा अच्छा है। और पुरुषों में वैसी कुछ आपत्ति नहीं है, कभी भी इस प्रकार से कर सकते हैं, थोड़ा सा ऐसा होगा। तो उसमें वो अंकुरित अगर हो जाते हैं तो चांसेस है कि प्रेगनेंसी रहेगी। अब ऑलिगोस्पर्मिया के पेशेंट्स रहते हैं, वो सुधरने के चांसेस बहुत ज्यादा अच्छे इस प्रकार के रहते हैं। वैसे एलोपैथी में भी स्टेरॉइड देते हैं लेकिन उसके साइड इफेक्ट्स होते हैं, या हार्मोन देते हैं साइड इफेक्ट्स होते हैं। तो हमारा तरीका ज्यादा अच्छा है। और बहुत सारे वाजीकरण योगों में वो दवा लेना और शाम को केवल दूध और चावल ऐसा खाना, या उसमें शर्करा डाल के
खाना, ऐसा बताया गया है। तो परहेज में ये अगर रखेंगे कि दूध चावल इतना ही खाना है शाम को, विशेषतः पुरुष को, और वो दूध आपको देसी गाय का होना है और चावल भी नैसर्गिक इस प्रकार का होना है, तो कम से कम 1 महीना, और बेहतर ऑप्शन है कि 3 महीने तक कम से कम ये करें और फिर बाद में ही टेस्टिंग करें अगर करवाना है तो। 3 महीने के पहले टेस्टिंग करने में कोई मतलब इस प्रकार का नहीं होता। और फिर उसको भली भांति ये पीरियोडिकली करते रहना और इसमें सुधार आता है क्या, ये देखना। दूसरा, इनफर्टिलिटी के बारे में एक अहम मुद्दा है कि पत्रिका में योग है या नहीं है, दोनों की जन्म पत्री देखी जाती है, और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अगर चांसेस है तो वो कब है, ये भी देखना एक ठीक रहता है थोड़ा सा। अभी इसके बारे में निश्चित साथ से बता नहीं सकते कि ये ज्योतिषी अच्छा है या इसके कहने पर करेंगे। मैं ज्यादातर नाड़ी पट्टी देखने के लिए बताता हूँ, जो ऋषि मुनियों से डायरेक्ट नाता इस प्रकार का है, और पूर्व इतिहास तो उसमें अच्छा आता है। भविष्य के बारे में, लोगों के बारे में मन में संदेह है कि भविष्य के बारे में पता लगता है या नहीं लगता है इस प्रकार से। लेकिन मैंने दोनों तरीके से देखे हैं। पूर्व इतिहास के बारे में तो संदेह ही नहीं है, लेकिन भविष्य के बारे में भी कुछ लोगों में बहुत अच्छे रिजल्ट्स इस प्रकार के आए हैं। तो ये एक थोड़ा अलग इस प्रकार का माहौल है। और नहीं तो कोई ज्योतिषी परिचय में हो तो उनसे सलाह मशवरा करें। इसमें डायग्नोसिस, प्रोग्नोसिस और ट्रीटमेंट, ये 3 एस्पेक्ट है। तो वंध्यत्व है और वो निकलने वाला नहीं है या उसकी दिक्कतें काफी है, ये भी एक बात हो सकती है। उसके लिए प्रोग्नोसिस क्या रहेगा कि कब हो सकती है गर्भधारणा, इसके बारे में अगर वो कुछ बता सके तो एक अच्छा इस प्रकार का रहेगा। और उसके लिए अगर आधिदैविक उपाय कुछ करने हैं, तो जैसे किसी देवता की पूजा अर्चना करनी है वगैरह वगैरह, तो वो बेहतर चॉइस वो करे इस प्रकार का। सभी को कुल देवताभ्यो नमः या कुल देवता को जाना, हर बरस में एक बार किसी भी वजह के बिना केवल कुल देवता को मिलना है, इसी उद्देश्य से कुल देवता को जाना सभी के लिए आवश्यक और उपयुक्त है। तो कुल देवता हमारे लिए सबसे नजदीकी देवता होती है। और फिर वहाँ गारहण वगैरह इस प्रकार के बोलते हैं। तो वो अगर बात होती है तो ज्यादा अच्छा इस प्रकार का रहेगा। अगर कुछ भी दूसरा उपाय सूझ नहीं रहा तो कुल देवता का इस प्रकार का पूजा अर्चा, ये कुल देवता की पूजा अर्चा, ये एक अहम मुद्दा इस प्रकार में हो सकता है, तो उसके बारे में सोचना है। और कोई खास सुझाव मिले कि ये करो वो करो इस प्रकार से, तो फिर वो उन सुझावों को प्रैक्टिस में लाना, हाँ, ये अहम रहेगा। क्योंकि कुछ इस प्रकार के रहते हैं कि सभी करने के बावजूद भी फलद्रुप नहीं होता, और फिर वहां दैव ही कारण है, ये समझ लेना चाहिए। तो कब तक हमें प्रयास करने हैं, ये भी सोचना है। 37-38 तक शायद प्रयास कर सकते हैं, उसमें भी तो गर्भधारणा हो सकती है। उसके बाद में बेटर ऑप्शन है कि अगर घर वालों का सभी का, मतलब घर वालों की सबकी अनुमति हो, तो अडॉप्शन की प्रोसेस शुरू करें। अडॉप्शन में वैसे भी 1-2 बरस लग जाते हैं, और फिर घर में बच्चे का होना और न होना बहुत ही फर्क दिखाता है। तो जिनके घर में बच्चे हैं वही उसका सुख समझ सकते हैं। तो अडॉप्शन की प्रोसेस शुरू करो। और कई बार ऐसा भी हुआ है, एक बच्चा अडॉप्ट कर लेने पर स्ट्रेस कम हो गया और फिर दूसरा बच्चा नेचुरली हो, ये भी देखा गया इस प्रकार का है। तो इसमें खास करके जब आईवीएफ करते हैं तो टेंशन बहुत ही बढ़ता रहता है। एक तो हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है, क्योंकि ये सभी जगह हार्मोन देते रहते हैं।
और टेंशन बना रहता है कि इस समय क्या होगा, इस आईवीएफ में क्या होगा, ये तो सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा वगैरह इस प्रकार से। वास्तविक उपस्थ का कार्य आनंद निर्माण इस प्रकार का बताया गया है। और आनंद से गर्भ की निर्मित होना बहुत जरूरी है। अगर दोनों पति पत्नी आनंदी इस प्रकार के होते रहते हैं तो गर्भधारणा होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन केवल स्ट्रेस बढ़ता रहता है, उसके जरिए गर्भधारणा होती नहीं है, ये भी एक बात हो सकती है। एक दूसरी औरत मैंने देखी थी, 10 बरस हुए थे शादी को, गर्भधारणा हो नहीं रही। जब मैंने पूछा कि इंटरकोर्स कितनी बार होता है, तो उसने बोला कि पूरे 10 बरस में 30 बार हुआ होगा। तो मैं चौंक गया। तो मैंने पूछा कारण क्या है इसका, तो बोली नो, वो आउटडोर शूटिंग करता रहता है, रात में देरी से आता रहता है, मैं थक जाती हूँ और फिर हो नहीं पाता इस प्रकार से। तो मैंने कहा अगर तुम्हें इसके लिए प्रयास करने हैं तो तुम दोनों को समझता पूर्वक इसके बारे में प्रयास करते हैं। और वैसा करने से 1-2 महीने में कंसीव हो गई। हाँ। तो किसी भी डॉक्टर ने ये सवाल पूछा ही नहीं था कि इंटरकोर्स कितनी बार होता है और आनंद से होता है या नहीं होता है वगैरह इस प्रकार से। तो जो उसका आनंद निर्माण कर्म है ये नहीं दिख रहा, उल्टा बहुत ही टेंशन इस प्रकार का लेते रहते हैं और उसके जरिए गर्भधारणा नहीं होती है। ये एक अहम मुद्दा इसके बारे में है। दूसरे आईटी क्षेत्र से थे, तो 4-5 बरस से काम कर रहे, प्रयास कर रहे थे, हो नहीं रहा था। तो मैंने उस औरत को पूछा कि क्या तुम्हें नौकरी की जरूरत है क्या। तो आश्चर्य ये लगा कि दोनों ने फिर मुझसे बातें करना आरंभ किया कि हम यही एक्चुअली सलाह चाहते थे डॉक्टर से। कि डॉक्टर बोले हाँ आप ये बंद करो और कोई नेचुरल बनने के लिए प्रयास करो। तुम्हें नौकरी की जरूरत है क्या, नौकरी की जरूरत है तो ही नौकरी करो, नहीं तो मत करो वगैरह। लेकिन किसी भी डॉक्टर ने आज तक ये सलाह नहीं दी, सिर्फ तुम ही पहले दी है जिन्होंने इस प्रकार की सलाह दी। तो ये भी एक अहम मुद्दा इस प्रकार का है। दूसरी इस प्रकार की औरत थी, लेकिन उसके ससुर ससुर को मेरी ट्रीटमेंट चल रही थी, वो एडवांस्ड हिपेटोसेलुलर कार्सिनोमा की केस थी। और जब मेरे पास आए तो कामना हुई थी, दांतों तक हुआ था उधर, और वो 8-10 दिन में चल बसेंगे ऐसी स्थिति। मेरी दवाइयाँ शुरू हुई, केवल दूध पे रखा, उन्होंने अच्छा रिस्पॉन्स किया, अच्छे सुधर गए। उसमें ओरिजिनल मेरे ख्याल में लिवर का नहीं थे, गॉल ब्लैडर का था। तो कामला हुई तो स्टेंट डालने का प्रयास हुआ, तो मेटेलिक स्टेंट गया नहीं, इसलिए प्लास्टिक का स्टेंट डाला। और डॉक्टर ने कहा कि ये 2 महीने से ज्यादा टिकेगा नहीं। लेकिन जरूरत भी नहीं है, 2 महीने से ज्यादा उसकी लाइफ है ही नहीं इस पेशेंट की। तो ठीक है, अभी कामला ठीक होती है तो ठीक है इस प्रकार से। और फिर मेरे दवाइयां से सुधर गए और 3 बरस अच्छे रहे। और पूरी तरीके से ठीक रहे इस प्रकार से। तो ये फिर आशंका उठने लगी कि ये स्टेंट का क्या करेंगे। तो मैंने कहा जब तक कुछ सिम्टम्स नहीं होते तब तक कुछ नहीं करेंगे, अगर सिम्टम्स होते हैं तो देखेंगे। मरीज का तो कहना था मुझे उस डॉक्टर के पास भी जाना नहीं, उस अस्पताल का भी मुख देखना नहीं, जो भी करना है वो आप ही करो, मुझे कहीं जाना नहीं है इस प्रकार से। तो वो 3 बरस जिंदा रहे उसके बाद में, और उनकी जीने की राहत या आशा कम हो गई, चाहत कम हो गई इस प्रकार से, और फिर उनका देहांत हुआ। तो इसका उस बहू को बहुत ज्यादा स्ट्रेस था, वो आईटी फील्ड में काम कर रही थी। फिर उसने एक बोल्ड डिसीजन लिया, उसने इस्तीफा दे दिया आईटी फील्ड से और होम्योपैथी में एडमिशन ले ली। ये बड़ा अजीब किस्सा था। लेकिन होम्योपैथी का कोर्स उसने पूरा किया, अभी वो होम्योपैथी करके प्रैक्टिस कर रही है। और फिर जैसे स्ट्रेस कम हो गया, वैसे अपने आप नेचुरल कंसेप्शन हो गया। तो ये भी एक अहम मुद्दा है
कि वो मेरे पास इसके लिए इनफर्टिलिटी के लिए नहीं आए, वो दूसरे किसी की ट्रीटमेंट कर रही थी। और ये ससुर का जब बहुत ही बढ़ गया तो सभी उसी में लग गए कि उसकी चिंता कैसे करनी है इस प्रकार। और वो ठीक हो गया, उसने होम्योपैथी में एडमिशन ले लिया और फिर कंसेप्शन हो गया। और भी बीएचएमएस होने से पहले उसकी डिलीवरी होगी, उसको बच्चा है इस प्रकार से। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि स्ट्रेस इसमें एक अहम मुद्दा इस प्रकार का है। और इनफर्टिलिटी का स्ट्रेस और ये आईयूआई आईवीएफ फेल होने का स्ट्रेस, ये सबसे बड़े इसमें दुश्मन इस तरह से है। और वो कैसे हम बदले, इसके बारे में थोड़ा सोचना जरूरी इस प्रकार का है। कुटुंबातील व्यक्ति, परिवार में कितने सदस्य हैं, कौन कौन है, ये एक अहम मुद्दा रहता है। इसके जरिए मानसिक स्थिति वगैरह का कुछ अंदाजा लगा सकते हैं, या काम कितना होता है इसके बारे में अंदाज लगा सकते हैं। तो अगर पति पत्नी दोनों ही है, लड़के लड़कियां कहीं दूर है, विदेश में है वगैरह इस प्रकार से, और पति को बड़ी बीमारी है या पत्नी को बड़ी बीमारी है, तो ये काफी मुश्किल मामला इस प्रकार का होता है। यंग है और पति पत्नी दोनों ही है, तो भी ये मामला संगीन इस प्रकार का हो सकता है। अगर परिवार के सभी सदस्य है, माँ बाप, बूढ़े माँ बाप है घर में, और पोता पोती इस प्रकार के भी घर में है, तो एक अलग माहौल इस प्रकार का होता है। तो इन सभी के बारे में देखना इस प्रकार का जरूरी होगा कि क्या क्या स्थिति है, कैसी स्थिति है, और फिर उसके आधार पर अगर कुछ सुझाव हमें देने हैं तो उसके बारे में सोचना ये जरूरी इस प्रकार का है। तो इसके बारे में पूछना। और कौन कौन है घर में, कभी कभी ऐसी होती है कि लड़की वापस आई है ससुराल से कुछ प्रॉब्लम होने के कारण, तो वो भी एक स्ट्रेस का माहौल घर पे इस प्रकार का रहता है। निद्रा रात कितने बजे से कितने बजे तक, तो अभी ये काफी माहौल बदल गया है, और 11, 12, 12:30, 1 इस प्रकार से टाइमिंग है सोने के, और उसी प्रकार से उठने के भी 7:30, 8, 9 इस प्रकार की टाइमिंग हो गई है। कुछ लोगों में बताते हैं कि नींद नहीं आती, मैं 11 बजे सोने के लिए जाता हूँ लेकिन एक देर तक नींद ही नहीं आती इस प्रकार से। तो निद्रा एक उपस्तंभ है, महत्वपूर्ण उपस्तंभ है, और वो ठीक नहीं है तो स्वास्थ्य ठीक नहीं रहेगा, ये स्पष्ट है। तो निद्रा क्यों नहीं है, ये देख लेना बहुत जरूरी है। ज्यादातर चिंता ये निद्रा का कारण होता है, और असमाधान, निर्वृत्ति, ये जो है समाधान अगर जीवन में है तो निद्रा अपने आप आती है। निद्रा संतोष तृप्त से स्वकालम नातिवर्त, संतोष तृप्त अगर है तो स्वकालम नातिवर्त इस प्रकार। लेकिन समाधान नहीं है, चिंता है बहुत सारी इस प्रकार, तो निद्रा खंडित हो जाती है, निद्रा लगती नहीं है इस प्रकार से। और फिर उस अवस्था में स्वास्थ्य बिगड़ जाता है, क्योंकि ये शरीर के लिए विश्राम की अवस्था है। पचन इससे ज्यादा अच्छा इस प्रकार का होता है, और पचन के ही आधार पर धातु वगैरह सब बनते हैं। तो इन सभी में रुकावट आ जाती है, और फिर स्वास्थ्य बिगड़ता है। तो इसके बारे में जिक्र करना बहुत जरूरी इस प्रकार का रहेगा। और अगर नींद ठीक नहीं आ रही या खंडित इस प्रकार की है तो उसके लिए क्या करना है। मध्यम सौमनस्य जननाना सौमनस्य गर्भधारणा यानुसार वंध्यत्वामध्ये आस्वारिष्ट विशेष वापर करू शकतो। हाँ, ये अच्छा है, दो अलग अलग है, तो चलो लेकिन इकट्ठा लाकर उससे कुछ ज्यादा महत्व निकलता है। तो सारस्वतारिष्ट रेतो दोष हर पुंसाम रजो दोष हर स्त्रियां, सारस्वतारिष्ट की फलश्रुति नहीं। लेकिन मूल सारस्वतारिष्ट में स्वर्ण युक्त ऐसा ही है।
तो स्वर्ण युक्त सारस्वतारिष्ट खरीदना ज्यादा अच्छा है। अब हम ऐसा मानते हैं कि कंपनी रियली सोना डालती है उसमें। मैं पहले ऐसा करता था, नहीं तो सुवर्ण सिद्ध जल करके वो सारस्वतारिष्ट के साथ देता था। अभी नहीं बता रहा, लेकिन बता सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। तो सारस्वत अरिष्ट इस हिसाब से अच्छा है दोनों के लिए, पति और पत्नी दोनों के लिए अच्छा है। और इससे अगर सौमनस्य इस प्रकार का निर्माण होगा और सौमनस्य ये गर्भधारण करने में श्रेष्ठ अग्रय है, तो गर्भधारण के चांसेस बढ़ेंगे। और खास करके अभी जो आईटी फील्ड से लोग आ रहे हैं, बहुत ही स्ट्रेसफुल इस प्रकार का जॉब है। और एक दूसरे के लिए देने के लिए समय ही नहीं है, ये सबसे अहम मुद्दा इसमें है। और ये समय न देने के वजह से दोनों में अंतर बढ़ता जाता है, और घटस्फोट का प्रमाण भी बहुत ज्यादा है आईटी फील्ड में। दोनों अगर पर्टिकुलरली आईटी में काम कर रहे हैं तो ये मुसीबत ज्यादा इस प्रकार की है। तो इन सभी बातों के बारे में सोचना जरूरी होगा। और अगर आईवीएफ बहुत बार करने के बाद भी वो फेल हो जाता है, तो भी एक बड़ी समस्या इस प्रकार की होती है। तो इस प्रकार से एक सारस्वतारिष्ट को जरूर चुन सकते हैं। अश्वगंधारिष्ट भी कुछ हद तक इसमें काम करेगा। और बाकी आसव वरिष्ठों के बारे में थोड़ा सोचेंगे तो शायद चलेगा। लेकिन ये अच्छे दो अलग अलग अगर संग्रह है, लेकिन दोनों को इकट्ठा करेंगे तो इसमें प्रयोग कर सकते हैं, ये संदेह नहीं। तो नींद अच्छी आनी चाहिए, ये एक अहम मुद्दा है। और नींद आती नहीं है इस प्रकार से, तो उसके लिए कुछ ना कुछ प्रयास करते रहना जरूरी इस प्रकार का रहेगा। और ये एक उपस्तंभ, महत्वपूर्ण उपस्तंभ इस प्रकार का है। अब नींद जब खुल जाती है बीच में, या पेशाब करने के लिए उठते हैं और फिर नींद लगती नहीं है, ये भी कुछ लोगों का कहना है। तो इसमें कुछ जाप अगर कर सकते हैं, सोहम एक अच्छा जाप है। दानू सर कहा करते थे कि कोहम इस प्रश्न से आरंभ होता है कि मैं कौन हूँ, ये समझने की कोशिश करें इस प्रकार से। और फिर उपनिषदों में उसके बारे में काफी बहस हुई है, मैं देह हूँ क्या वगैरह वगैरह इस प्रकार से, या ये अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश वगैरह, विज्ञानमय कोश, ये जो कोश की बातें की गई है। तो अन्नम ब्रह्मेति वेदाना, अन्न ब्रह्म है ऐसे शुरू में समझ लेना, और देह ही मैं हूँ इस प्रकार से समझ लेना। फिर देहो ना हम, मैं देह नहीं हूँ इस प्रकार से। और अंतिमतः सोहम या शिवोहम, मैं वो हूँ जो परमात्मा तत्व है, और शिवोहम, मैं शिव हूँ इस प्रकार से। तो ये होने से तसल्ली हो सकती है। तो उसका जाप करेंगे और प्रयत्न पूर्वक विचारों को दूर करने की कोशिश करेंगे, तो ये पॉसिबल है कि इससे नींद आए। अभी हमारा एक शुभम कुलकर्णी छात्र है, उसने नाग दरबारी कांदना भीमसेन जोशी का गाया। वो बहुत लोगों को इसके बारे में सुझाव दिया था, और उससे नींद आती है, मैंने भी ये अनुभव किया है। और तवारिया प्राणायाम जो है 3srp.org, उसमें भी एक रेगुलर रिदम और एक रिफाइनिंग एक्सरसाइज इस प्रकार के हैं। तो रेगुलर रिदम जो है 1 2 3 5 6 ऐसा है। तो उस रेगुलर रिदम में अगर सांस लेते हैं और छोड़ते हैं, 1 2 3 में सांस लेना और 5 6 में छोड़ना इस प्रकार से, तो अच्छा परिणाम आता है, नींद आ सकती है। योगन निद्रा करके यूट्यूब पर अवेलेबल है, सीडी भी मिलती है, रविशंकर की भी है, और बिहार स्कूल ऑफ योगा की भी है। तो उसके इंस्ट्रक्शंस पे फॉलो करना ये भी फायदा करता है। शिफ्ट ड्यूटी करणाऱ्यांना निद्रेविषयी काय सल्ला द्या? मैं हमेशा सुझाव देता हूँ कि घर में आने के बाद खाना मत खाओ,
प्रातस्वप्याद भुक्तवान, ऐसा है। और असात्म्यात जागरात अर्थम प्रातस्वप्याद भुक्तवान। तो जितना जागरण हुआ है उससे आधा हिस्सा सुबह सोना है, लेकिन ये असात्म्य जागरण के लिए है। सात्म्य जागरण इस प्रकार का हो गया तो उससे भी ज्यादा नींद आनी चाहिए इस प्रकार से। अब खाली पेट सोने का उपदेश करेंगे तो वो बोलते हैं कि नहीं, नींद नहीं आती है। तो मैंने फिर थोड़ा सुझाव देना शुरू किया कि देसी गाय का दूध ले लो, तो उससे थोड़ा कम बढ़ता है और फिर नींद आ जाती है। तो समझो कि 7-8 बजे सुबह घर पे आए तो 11-12 तक सो जाना दूध पीकर इस प्रकार से, फिर नहाना और फिर भोजन करना, और भोजन करने के बाद जागृत अवस्था में रहना 4 घंटे कम से कम। और फिर बाद में अगर नींद की जरूरत है तो सो जाना 1-2 घंटे के लिए, तो पूरे 6 घंटे की नींद हो जाएगी। तो फिर रात को वापस काम पे जाना है। इसमें भी अगर बीपीओ वगैरह जो अभी इंडस्ट्रीज है उसमें कॉन्स्टेंटली नाइट ड्यूटी है। जो फील्ड्स अमेरिका के लिए काम कर रहे हैं और उनके दिन के हिसाब से हमारे रात में काम चलता है, ये काफी बड़ा मुश्किल इस प्रकार का माहौल है। और कंटिन्यूअस इस प्रकार की नाइट शिफ्ट होगी तो उसका बुरा असर होगा ही, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो निसर्ग क्रम के विरुद्ध इस प्रकार का है। एक खास बात है, अमेरिका के एयरपोर्ट रात में बंद हो जाते हैं और सुबह खुलते हैं। तो यहाँ जो सभी फ्लाइट करते हैं वो दिन में वहां पहुंचती है, लेकिन वहां से जो फ्लाइट्स भारत में आती है वो सभी मध्य रात में आती है। यहाँ से जो छूटने वाली फ्लाइट्स है वो सभी मध्य रात्रि में, 12 बजे फ्लाइट आ गया और 3 बजे वापस चला गया। तो यहाँ का एयरपोर्ट, भारत में जो एयरपोर्ट है वो पूरी रात चलता रहता है। और ये केवल इसलिए कि अमेरिका में रात में पहुंच नहीं सकते, अमेरिका में दिन में ही पहुंचना है इस प्रकार से। अभी बाकी देशों के बारे में मुझे मालूम नहीं है, लेकिन ये शुरू से ही उन्होंने ऐसा निश्चित कर लिया है कि हम रात को चलाएंगे ही नहीं एयरपोर्ट इस प्रकार से। तो ये बड़ा अजीब माहौल है और हमें जरूरत है, इसलिए हम सोचते हैं कि ठीक है हम रात भर हमारे एयरपोर्ट चालू रखेंगे। मद्यपान विधि ने प्राशन केलेले मद्य सौमनस्य जनन करतात, श्रेष्ठ आसव अरिष्ट त्या पद्धतीने घेतले जात नाही। ये सही है, और अगर उसकी आसक्ति बन जाती है तो ये मुश्किल वाली बात होती है। लेकिन मैं सुझाव देता हूँ कि 2 से 4 चम्मच अगर बता सकते हैं तो ये मद्यपान नहीं कहलाएगा, आसव अरिष्ट के नाम। अगर आप उससे ज्यादा पीते हैं तो ये मद्यपान इस प्रकार का हो जाएगा और शायद एडिक्शन भी उसका बन जाएगा। और दूसरा एक देखा गया है कि बहुत सारे लोगों में खाना खाने से पहले मद्यपान करने की आदत है। जो मद्यपी है वो खाना खाने से पहले मद्यपान करते हैं। ग्रंथों में दोनों प्रकार के निर्देश है, खाना खाने के पहले भी कर सकते हैं और बाद में भी कर सकते हैं, लेकिन बाद में करना ज्यादा उचित है। और फिर उसके साथ में जो विदाही पदार्थ लिए जाते हैं, चूड़ा पकवान वगैरह, उससे और बिगाड़ इस प्रकार का होता है। हाँ, दरबारी कानड़ा बाय भीमसेन जोशी। और योग निद्रा ये एक है जो श्री श्री रविशंकर की भी आती है और बिहार स्कूल ऑफ योगा की योगा की भी आती है। तो सीडी है या यूट्यूब में भी वो मिलेंगे इस प्रकार से। तो ये मानकर चलना है कि मद्यपान अगर देना है, या मद्यपान नहीं कहेंगे, मांसाहारिष्ट कहेंगे इस प्रकार से, तो वो ऋतु के हिसाब से भी देखना है इसको। ठंडी के मौसम में ठीक है, सोच सकते हो उसके बारे में, लेकिन ग्रीष्म या शरद ऋतु में देना उचित नहीं है इस प्रकार से। लेकिन सौमनस्य निर्माण होना जरूरी है। वो सौमनस्य किसी भी तरीके से अगर निर्माण हो जाए तो भी अच्छा है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर बातचीत करेंगे और फिर आनंदी होकर विवाह के बारे में सोचेंगे तो भी ठीक है। लेकिन अगर स्ट्रेस है और उसी अवस्था में केवल व्यवहार करना है, एक कर्म करना है, इस प्रकार से करते हैं तो वो फलद्रुप नहीं होगा कभी भी।
तो इसके लिए जरूरी है कि सौमनस्य निर्माण हो। और वैसे भी देखा जाए तो पूरे दिन में या पूरे आयुष में हमें आनंद ही होना है। मन करारे प्रसन्न सर्व सिद्धि से कारण। तो मन अगर प्रसन्न रहेगा तो सभी प्रकार की सिद्धियां हो जाएगी इस प्रकार से। लेकिन हम छोटे छोटे बात पर गुस्सा करते रहते हैं। ये काफी अहम इस प्रकार का मुद्दा है। असमाधान इसका एक महत्वपूर्ण कारण है। और असमाधान किस चीज का है वो भी नहीं ढूंढते या वो भी समझ नहीं पाते और फिर चिड़चिड़ापन चला रहता। तो गुस्सा करने से या चिड़चिड़ापन करने से फायदा नहीं, नुकसान ही है। तो किसी भी हालत में हम प्रसन्न कैसे रहे, ये एक अभ्यास है। ये करना चाहिए इस प्रकार से। और कितना भी स्ट्रेस हो, कुछ भी हो, अगर हमारी चित्त स्थिर इस प्रकार की रहेगी और हम भली भांति उसके बारे में, उपाय के बारे में सोचेंगे तो उपाय निकल आएगा। नहीं तो स्ट्रेस में एक तो इनएक्टिविटी आ जाती है या फिर गलत कदम उठाए जाते हैं। और गलत कदम उठाने से अगर स्थिति और बिगड़ जाती है तो और स्ट्रेस हो जाता है। तो बेहतर ऑप्शन है कि अच्छी तरीके से सभी प्रॉब्लम्स को समझो और फिर उसके मुताबिक जो प्रॉपर स्टेप्स है जो करना है वो करो। तो स्ट्रेस लेवल इस प्रकार से कम हो जाएगी और एक विशेष सर्कल जो है वो भेदा जाएगा इस प्रकार से। लेकिन ये सब करने के लिए चित्तवृत्ति स्थिर होना बहुत जरूरी है। और ये होती नहीं है। तो चले वाते चलम चित्तम निश्चले निश्चलम भवेत्, ये खटे और प्रतिज्ञा का सूत्र है। तो प्राणायाम करेंगे, फिर श्वास पर नियंत्रण करेंगे तो चित्तवृत्ति अपने आप शांत होने लगती है। क्योंकि वायु पर काबू पाया जाता है। और केवल बैठकर दीर्घ श्वसन करेंगे, अनुलोम विलोम करेंगे या शीतली शीतकारी इस प्रकार से करेंगे तो भी काफी फायदा होता है और चित्तवृत्ति ठीक होने लगती है। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए कैसे करना है, ये सोच समझ कर करना है। और चरक मीमांसा अध्याय 8 में जो कर्ता करण कार्य कार्य विनि कार्य पद वगैरह ये जो बातें बताई हैं उनके ऊपर ध्यान देना बहुत जरूरी है। और उसमें पहले एक कर्ता अपनी ही परीक्षा करे ये बताया गया है। नाईट ड्युटी 10-12 यापासून करणाऱ्या त्वचा विकार रक्तदुष्टीचा एक पेशंट आहे। नाईट ड्युटी 5 मुख्य हेतू आहे अशा ऍडवाइस। अगर हो सकता है तो जॉब चेंज करने का, अगर नहीं हो सकता है तो इसी में जैसे मैंने बताया तो ये आदत डालनी पड़ेगी। कोलटकर सर का एक कहना था कि चाणक्य की राजनीति में उसके बारे में कुछ न कुछ सुझाव होंगे, लेकिन मैंने भी पढ़ा नहीं है। क्योंकि वहाँ पहरेदार जो है रक्षा करना, ये जिनका काम है उनको रात में जागना पड़ता ही है। तो इसमें बदलते रहता है नाइट ड्यूटी। हफ्ते में महीने में एक हफ्ता इस प्रकार की होती है वगैरह इस प्रकार से। लेकिन ये अगर भली भांति अगर हम समझ कि उनके लिए क्या निर्देश चाणक्य ने दिए हैं तो शायद कुछ बात बन सकती है। पेशंट पंचकर्मासाठी रेडी होता पण रात्री जागरण असल्याने नीट नाही म्हणून सांगितले। नहीं, अभी उसको आदत ही हो गई है उसकी, तो कर सकते हैं उसमें। पंचकर्म करना है तो कर सकते हैं। तो ये थोड़ा सोच समझ कर करना है नहीं करना है, कैसे करना है वगैरह बारे में। तो ये जजमेंट लेना पड़ेगा कि ये हो सकेगा नहीं हो सकेगा इस प्रकार से। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि ये कठिन परिस्थितियां वगैरह इस प्रकार की जो होती है, इस प्रकार का जागरण वगैरह जो कुछ होता है उसके बारे में लाइफस्टाइल में चेंजेस लाना ये बहुत जरूरी है। अभी एक
इंडस्ट्रियल हेल्थ हैजार्ड या ऑक्यूपेशनल हैजार्ड, इसके बारे में काफी बहस कर सकते हैं और आयुर्वेद की दृष्टि से काफी सुझाव उसमें दे सकते हैं। अभी योग ने इसके बारे में कुछ प्रयास किए हैं, कर भी रहे हैं। खास करके कंपनियों के जो सीनियर ऑफिशियल्स, मैनेजर्स वगैरह इस प्रकार के हैं, उनके लिए स्ट्रेस बहुत ज्यादा रहता है। तो एक 2 दिन का इस प्रकार का कार्यशाला, 2 दिन की कार्यशाला आयोजित की जाती है, लाइफस्टाइल वर्कशॉप या योग रिट्रीट, इस प्रकार से कहीं शहर से दूर थोड़ा सा जाएंगे और फिर ये प्राणायाम वगैरह ये सब टेक्निक उनको सिखाएंगे। तो इसका निश्चित रूप से फायदा होता है और इसमें वेलफेयर फंड्स भी होते हैं कंपनी में, और ज्यादा से ज्यादा ये लोगों के लिए, एलटीसी के लिए लीव टाइम कंसेशन वगैरह इस प्रकार के लिए दे देते हैं। लेकिन इस प्रकार की कोई एक्टिविटी हो तो कंपनी भी उस पैसों से सपोर्ट करेगी, आदमी को अपने जेब से पैसा नहीं देना पड़ेगा। तो ये भी बात अच्छी है। मैंने ऐसे सोचा था कि लाइफस्टाइल गाइडेंस इस प्रकार का करेंगे, और पुणे के नजदीक ऐसे बहुत सारे फार्म हैं जहाँ हम लोगों को लेके जा सकते हैं। शनिवार सुबह से रविवार शाम तक इस प्रकार का 2 दिन का माहौल हो सकता है, और फिर उनको लाइफस्टाइल के बारे में बताएंगे, सेंद्रीय आहार के बारे में बताएंगे। अभी जिनके नैसर्गिक फार्म है या ऑर्गेनिक फार्मिंग है, वहाँ ये ज्यादा अच्छा इस प्रकार का रहेगा। और फिर स्वास्थ्य बनाए कैसे, और खास करके जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स है, स्ट्रेस है, डिप्रेशन है, उससे बाहर कैसे निकलेंगे, उसके बारे में अब अगर हम सुझाव दे देते हैं इस प्रकार से, तो वो अनुकरण करते रहेंगे तो उनका ही फायदा होगा, कंपनी का भी फायदा होता है इसमें, क्योंकि वो बीमार होने की आशंका कम हो जाती है। इंश्योरेंस कंपनी का भी फायदा होता है बीमार न होने के कारण। तो और हम कंपनियों को सुझाव थोड़ा दे सकते हैं। अभी मेरा कहना यह है कि आईटी फील्ड में इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाओ और लोगों की संख्या बढ़ाओ। एक ही आदमी पर ज्यादा बोझ डालकर दुगनी तनख्वाह देकर उससे काम करवाने के बेहतर है कि 2 आदमियों को रखो, इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा सा बढ़ेगा और कुछ उसमें बढ़ेगा नहीं, और वो वन टाइम इस प्रकार का रहेगा, और आगे जो है वो बिजली वगैरह का खर्चा होगा, लेकिन स्वास्थ्य बना रहेगा। और स्वास्थ्य बना रहेगा तो ये लोग ज्यादा टिकेंगे, ज्यादा काम करेंगे और कंपनी का मुनाफा होगा। तो इसके बारे में थोड़ा गहराई में जाकर सोचना है कि किस तरीके से हम इन आईटी फील्ड के बारे में सोच सकते हैं। तो इतनी तनख्वाह देने के बजाय स्वास्थ्य बना कैसे रहे, इसके बारे में सोचना चाहिए, और ऑक्यूपेशनल हैजार्ड के बारे में सोचना है। अभी कंपनी के कैंटीन होते हैं, सब्सिडाइज रहते हैं और सस्ते दाम पे देते हैं। हाइजीन काफी जगह पाला जाता है, देखा जाता है। फिर भी हमारे हिसाब में बहुत उसमें गलतियां इस प्रकार के, तेल का किस तेल का प्रयोग करना है, और मेनू क्या क्या होना है वगैरह के बारे में थोड़ा सोचना पड़ेगा। कई लोग थोड़ी देर छुट्टी की दुर्घटना के तहत मोबाइल वगैरह बंद, ये तो हमें भी करना है वास्तव में। अभी एक नई संकल्पना है मोबाइल उपवास इस प्रकार। जैसे उपवास में खाना छोड़ते हैं, उस प्रकार से उपवास में मोबाइल छोड़ना है। एक दिन उपवास करना है, मोबाइल को छूना ही नहीं, इस प्रकार से। तो ये बेहतर ऑप्शन इस प्रकार का रहेगा। लेकिन जो मोबाइल एडिक्टेड है उनके लिए ये बहुत जरूरी इस प्रकार का हो जाएगा। ये मैंने लेक्चर सुना था कि मोबाइल की बैटरी डाउन हो रही है, तो वो दूसरे को बता रहे हैं, अरे जल्दी जल्दी खत्म करो, मेरी बैटरी डाउन हो रही है। तो एक्चुअली मोबाइल की बैटरी डाउन हो रही है, इसकी तो बैटरी डाउन नहीं हो रही। लेकिन वो एकरूप हो जाता है मोबाइल से, मोबाइल नहीं है तो कुछ भी नहीं है इस प्रकार से। तो ये एडिक्शन जैसा है, और एडिक्शन से छुटकारा पाना बहुत जरूरी इस प्रकार का रहेगा।
तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए ऑक्यूपेशनल हैजार्ड्स के लिए हम कुछ कर सकते हैं। और जैसे मैंने कहा कि वेलफेयर फंड्स भी होते हैं, एचआर जो यूनिट होता है ह्यूमन रिसोर्स का उस कंपनी में, उससे जाकर मिलेंगे। लेकिन ये बार बार फॉलो करना इस प्रकार का है, और फिर एक बार वो कन्विंस हो जाए, उसके अच्छे नतीजे निकल आएंगे, तो ये भी सुधरता जाएगा माहौल इस प्रकार का। अभी कई कंपनियों में जिम शुरू की गई है और कंपलसरी जिम में जाना बताया गया है इस प्रकार से। लेकिन फिर भी खाने पीने के बारे में कोई ज्यादा बहस नहीं है। कैंटीन 24 घंटा चालू रहता है, सभी प्रकार के पदार्थ मिलते रहते हैं वगैरह। तो ये सभी बातें अच्छी नहीं है। तो इनके बारे में हम कैसे सोचेंगे, ये थोड़ा सा करना देखना चाहिए। और बच्चों से लेकर इस खान पान वगैरह के बारे में हमें सोचना है। और इसमें काफी एज ग्रुप्स है कि टीनेजर जो पहले शुरुआत करेंगे तो जूनियर केजी, सीनियर केजी, या उसके पहले नर्सरी, वहां से लेकर ये चौथी कक्षा तक, और फिर टीनेजर्स, और फिर पौगंडावस्था वगैरह वगैरह, इस प्रकार के बारे में कैसे सोचना है। तो हम सोच रहे थे वास्तव में स्वप्न निद्रा के बारे में और फिर लाइफस्टाइल पर ही उतर आए, क्योंकि ये निद्रा लाइफस्टाइल का अहम हिस्सा इस प्रकार का है। और वो अच्छी अगर हो तो स्वास्थ्य अच्छा इस प्रकार का बना रहता है। तो उसके बारे में थोड़ा देखना जरूरी है। दिन में सोते हैं, नहीं सोते हैं, और कब सोते हैं, खाना खाने के बाद सोते हैं या पहले सोते हैं, ये भी सभी अहम मुद्दे हैं। तो अगर सुबह जल्दी उठने की आदत है, सूर्योदय से पहले 1.5 घंटा इस प्रकार से, तो दोपहर में नींद हो सकती है, आ सकती है इस प्रकार से। वैसे केवल ग्रीष्म ऋतु में दिन में सोने के लिए निर्देश है, और वो भी खाली पेट एक्चुअली सोना है। खाना खाने के बाद सोना अच्छा नहीं है। ये मांसो स्रोतस मेदो स्रोतस को बिगाड़ने वाला इस प्रकार का है, रक्तो स्रोतस को भी बिगाड़ने वाला। तो बेहतर ऑप्शन है कि नहीं करे। कुछ अपवाद उसमें दिए हैं, ये है, जैसे कि बच्चे, बूढ़े वगैरह इस प्रकार के, या अध्ययन करने वाले वगैरह इस प्रकार से। तो जिनको अनुमति है दिन में सोने के लिए, वो भी खाना खाने से पहले सोए या खाना खाने के बाद 4 घंटे के बाद सोए, ये बेहतर ऑप्शन इस प्रकार का है। तो उस तरीके से जीवन शैली को देखना है कि दिन में सोना नहीं है। अगर सुबह जल्दी उठते हैं तो ही दिन में सोने की अनुमति रहेगी, और वो भी खाना खाने के तुरंत बाद नहीं। ये थोड़ा सा देखना पड़ेगा। और बूढ़े व्यक्ति, बच्चे बच्चे तो खाना खा के ही सोते हैं, और उसमें तो स्पष्ट रूप से बताया गया है कि उससे कफ बढ़ता है और पुष्टि होती है। तो ठीक है, बच्चों के लिए या दूध पीकर सोते हैं तो वो अलग चीज है। लेकिन बाकी लोगों के लिए इस प्रकार से दिन में सोना अच्छा इस प्रकार का नहीं है। स्वप्न अधिक मध्यम अल्प। तो दोष अगर ज्यादा है तो उसकी परिणति सपनों में हो सकती है, और सपने आते रहते हैं, रिलेवेंट रहते हैं, इररिलेवेंट आते हैं इस प्रकार से। और मनी वसे स्वप्न जिसे, जो हमारी आकांक्षाएं हैं वो स्वप्न में उसकी आपूर्ति हम करवा लेते हैं। निद्रा आसमानी आणि आपल्याकडे जो आहे त्या सारखा नाहीये पण गार्डन निद्रेत तुम्ही असता काय काय गार्डन निद्रेत तुम्ही नसता हो बरोबर आहे. हा तर ह्या ही स्वप्न ते आपल्याप्रमाणे वेगवेगळ्या लाईनीला असं म्हणजे काय होतं ठीक आहे डॉक्टर नहीं बता सकते। शुभम अस्वापसम न किंचित अवेदिशम, एक गाढ़ निद्रा का बताया गया है कि बहुत अच्छी नींद आई, मुझे कुछ भी पता नहीं चला इस प्रकार से। और इस प्रकार की निद्रा की अनुभूति कभी कभी होती है, और इस प्रकार की निद्रा होती है तो वो सच्ची निद्रा है, ये उसके फायदे होते हैं। लेकिन ज्यादातर सपने आते रहते हैं,
और वो रिलेवेंट होते हैं, इरिलेवेंट होते हैं, ये एक बात है। भीतिदायक भी सपने हो सकते हैं। मृत व्यक्तियों को सपने में देखना, ये भी बात होती है। या फिर कोई भूत प्रेत पिशाच वगैरह इस प्रकार के सपने आते हैं, ये भी एक बात होती है। पांडुरंगाच्या हेतूमध्ये विदग्धे अन्ने दिवा स्वप्नात असे वर्णन आहे. भोजनोत्तर 4 तासांनी झोपणे हा पांडूचा हेतू असू शकेल ना? लेकिन भोजनोत्तर 4 घंटे के बाद सोएंगे तो 3 घंटे में जनरली पचन हो जाता है, तो भोजन उसमें विषय नहीं रहेगा। तो विदग्धावस्था जो है वो 1 घंटे से 2 घंटे तक प्रायः रहती है। पहले 1 घंटे की कफ की अवस्था होती है, फिर पित्त क्या होता है, विदग्धावस्था होती है, और फिर अंत में वायु की अवस्था होती है। और ये सब जाने के बाद कुछ भी अवस्था नहीं होती। तो भोजन के उपरांत 4 घंटे के बाद ये सोच सकते हैं कि ये पांडु का हेतु नहीं रहेगा। भोजन के उपरांत 1 घंटे में अगर सो जाएंगे तो ये पांडु का हेतु रहेगा। इस प्रश्न के उत्तर के रोगी वर्तमान अवस्था को देता है। वर्तमान और पूर्वावस्था के अलग अलग होना चाहिए इस प्रकार से। कई मरीज हमारे पास आते हैं, कैंसर के एडवांस स्टेजेस रहते हैं, और अभी खाना क्या खाते हैं तो थोड़ी गंजी लेते हैं और फ्रूट खाते हैं, इतना ही बताते हैं। उसके पहले, कैंसर होने से पहले किस प्रकार का खाना था, ये पूछ लेना बहुत जरूरी है। और वही कारण है एक्चुअली, इसमें कारण दिखता है। काही स्वप्न आठवत नाहीत आणि काही स्पष्ट आठवतात, याविषयी काही सांगता येईल का? नहीं बता सकते। अगर सपना खत्म होते होते जब जाते हैं तो शायद उसके बारे में वो ध्यान में रहता है, नहीं तो ध्यान में ज्यादातर नहीं रहता इस प्रकार से। स्वप्नाचे इंटरप्रिटेशन करण्यासाठी काही पुस्तकं आहेत का? पंचतंत्र में वगैरह दृष्ट स्वप्न निरर्थक, ये कुछ इस प्रकार के रहेंगे। और मेरे ख्याल में यूट्यूब में या गूगल में सर्च करेंगे तो सपनों के बारे में तो बहुत लोगों ने लिखा होगा, कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन जरूर मिलेगी। तो ड्रीम्स इस प्रकार से अगर ढूंढेंगे गूगल में तो शायद मेरे ख्याल में बहुत सारी जानकारी प्राप्त होगी। और फिर उसका इंटरप्रिटेशन कैसे करना है, क्या करना है वगैरह। इष्ट लक्षणों में भी कुछ स्वप्न इस प्रकार के बताए गए हैं। और वो रिष्ट सूचक है, अगर वो इस प्रकार से बताते हैं तो समझ लेना चाहिए कि ये रिष्ट सूचक है। मेरे पास एक पैंक्रियाटिक हेड का कैंसर का पेशेंट था, लिवर में मेटास्टेसिस था, और पहले केमोथेरेपी कर चुके थे, फिर ये बढ़ गया। तो यहाँ पे अलग से अस्पताल में आए तो उन्होंने कहा कि मैं सर्जरी करूंगा, लेकिन फायदा कितना होगा मालूम नहीं। ये पहली केस ऐसी मैंने देखी जिसमें सर्जरी टाली गई, केमोथेरेपी फिर से करो वगैरह इस प्रकार से। पहले केमोथेरेपी करने के बाद भी हुआ था, तो किसी ने मेरे नाम का सुझाव दे दिया, मेरे पास आया। तो मैंने कहा कि ठीक है, केमोथेरेपी करने में कोई मतलब नहीं है, तो दूध पे रहो, हमारी दवाइयाँ शुरू। और उसने अच्छा रिस्पॉन्स किया। वो 2-2.5 लीटर दूध देता था, पेन कम बंद हो गया, और नित्यक्रम जो उसका चालू था। उसके लड़की की शादी भी हो गई, और फिर 6 महीने के बाद, 7-8 महीने के बाद वो फिर से डिटोरिएट होने लगा। और मैंने काफी कोशिश की लेकिन फिर भी फायदा नहीं हुआ। फिर एक 9वें महीने में शायद उसकी डेथ हो गई। अब ये डेथ होने के बाद उसकी पत्नी ने बताया कि जब शुरू में मेरी ट्रीटमेंट शुरू करनी थी तो सपने में उसके माता पिता दोनों की मृत्यु हुई थी, और पिता कह रहा था कि मेरे पास चले आओ, और माँ कह रही थी नहीं नहीं, अभी लड़की की शादी होने वाली है, तो तुम रुको अभी। और जब शादी हो गई तो फिर दोनों सपने में आए, और फिर दोनों कह रहे थे कि अब निकल आओ, मेरे हमारे पास आओ, इस प्रकार से। और फिर वो डिटोरेट होने लगा, और उसकी मौत हो गई। मैंने कहा, तुमने मुझे ये पहले क्यों नहीं बताया?
कि पहले ऐसा सपना देखा था फिर बाद में, तो बोले कि मुझे पता नहीं चला कि ये कोई मतलब वाली चीज है या नहीं है इस प्रकार से। तो एक अजीब अनुभव इस प्रकार का रहेगा। दिवास्वप्नात न्याला हेतुत्व भोजनोत्तर लगेच केले तरच येते का, की दिवसा झोपणे एवढीच एवढाच हेतुत्व प्राप्त होण्यासाठी अपेक्षित आहे? सुश्रुताचार्य ने कहा है कि विकृति ही नाम दिवा स्वप्न, दिन में सोना ये विकृति ही है इस प्रकार से। लेकिन फिर भी दिवा स्वप्न के लिए उचित व्यक्ति कौन है? दिवा स्वप्न चिताश्रय इस प्रकार के भी बताया गया है। तो सोच समझ कर निर्णय करना चाहिए, लेकिन भोजनोत्तर दिवा स्वप्न निषिद्ध है, उसमें संदेह इस प्रकार का नहीं है। और ज्यादातर लोग भोजनोत्तर ही सो जाते हैं क्योंकि निद्रा आसानी से आ जाती है। स्वप्नाविषयी गीता प्रेसची मूळ संस्कृत पुस्तके मिळतात। ओके, तो देखिए क्या है, मृत व्यक्ती दिसणे, सर्पदर्शन होणे हे खूप पेशंट मध्ये सापडते। याचा इंटरप्रिटेशन कैसे करावे? ये सर्पदर्शन जिनमें होता है उनमें शायद नारायण नाग बलि करने की जरूरत होती है, ऐसा बोलते हैं। तो पिछले जन्म में कहीं सर्प मारा गया हो अपने हाथ से, तो ये होता है, ऐसा एक बता है। और मृत व्यक्ति देखना, जैसे मैंने अभी बताया, ये बात हो सकती है, अच्छा लक्षण नहीं है मृत व्यक्ति देखना, लेकिन फिर भी ये मृत व्यक्ति आकर कुछ कहेंगे कि अच्छा कहेंगे तो भी ठीक है, लेकिन सिर्फ दिखते रहेंगे तो उसका मतलब क्या समझिए मुश्किल है। स्वप्न और दोषांत समारोह होता है, और दोष ज्यादा है तो सपने भी ज्यादा इस प्रकार के। दुस्वप्न दर्शन बहुदोष लिंग वैकारिकाणां स्वप्नानां अदर्शनम धातु साधन बराबर। तो बहुदोष लिंग का है दुस्वप्न दर्शन, ये लक्षण है, और वैकारिकाणां स्वप्नानां अदर्शनम, लेकिन अवैकारिक स्वप्नों को देखेंगे तो वो नॉर्मल है, ऐसा भी इसका रहेगा। दुपारी झोपले नाही तर थकवा जाणवतो, याचा कसा विचार करावा? पूरा लाइफस्टाइल के विचार करो कि ज्यादा अगर काम कर रहे हो तो ये थकवा इस दौर्बल्य स्वप्न तरी वयाप्रमाणे जर दिवसा झोपायला सांगितलेलं आहे, तर आठवून झोपायला काही नियम त्यांना लागू नाही का? नाही आहेत. लहान मुलं पण झोपतातच ना. पण तुमच्या म्हणण्याप्रमाणे त्यांचं तुम्ही त्यामानाने बसायला सोपं आहे. नहीं, दूध है, खाना खाऊन सुद्धा। हाँ, तो उसमें संदेह नहीं है कि बलम क्लेशमाच्या अंगाने पुष्यते, बलम प्रवर्तते तेषां, बल पड़ता है। हाँ, नहीं, ठीक है, कफ का विकार है तो नहीं सोना है, वात के लिए सोना अच्छा है, तो कोई संदेह अर्थात है कि आसीन प्रचलायितम अरुक्षमदभिषन्दित वासीन प्रचलायितम, ये जो बात बताई गई है ब्राह्ममुहूर्तावर उठून नंतर झोपणे याला पण दिवास्वप्न म्हणता येईल का? ब्राह्ममुहूर्तानंतर झोपून राहणे याला दिवास्वप्न, इसमें दिवास्वप्न नहीं कहेंगे, लेकिन क्योंकि अभी दिन शुरू हुए नहीं, रात की अभी है, लेकिन बाद में ये तकलीफ वाला मामला होता है, तो सोना नहीं चाहिए तो सो रहे हैं, तो ये भी एक दोष है। सकाळी उशिरा उठणे हे ही दिवास्वप्नमध्ये येईल, हो सकता है। रात्री जागरण करण्यासाठी योग्य राहील का, करण्यासाठी योग्य राहील का? लेकिन ऐसा भी मतलब नहीं है ना कि रात का जागते रहे और फिर दिन में सोते रहे ऐसी भी अपेक्षा नहीं है। तो सुबह जल्दी उठना ही है, उसी प्रकार से एडजस्ट करना है, और थकान आती है तो दोपहर में सो सकते हैं, इसमें संदेह की बात इस प्रकार की नहीं है। नहीं तो रात को जल्दी सोना है, अगर इस प्रकार की थकान आती है तो रात को जल्दी सोना है। अगर 9 बजे सो जाएंगे और 4:30-5 बजे उठेंगे तो प्रॉब्लम नहीं आएगी इस प्रकार। Many a times स्वप्न during दिवास्वप्न indicates malavrot, ये तुम्हारा अगर ऑब्जर्वेशन है तो ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा सोचना होगा। ठीक है, कल अक्षय तृतीया है, जैसे मैंने बताया कि प्रकृति के बारे में मेरे विचार बहुत एक अलग है।
सूर्यास्ताना झोपड़े दिवस स्वप्न कह सकते हैं। जब तक सूरज है तब तक में, संध्या काल में भी इसका निषेध है। सूर्यास्त के तुरंत बाद संध्या स्वाभ्यवहार स्त्री स्वप्न दहन चिंतन, तो स्वप्न भी उसमें आया है, तो ये भी एक बात ध्यान में रखें। तो कल अक्षय तृतीया है और दैवपक्ष चिकित्सेचा विचार म्हणून स्वप्नात साप दिसणाऱ्या रुग्णांना रात्रभर पाण्यात बिल्वपत्र ठेवून ते पाणी पिण्यास सांगितले तर छान रिजल्ट आला। डोंट नो रेफरेंस। ठीक है, किसी भी तरीके से अगर रिजल्ट मिलते हैं तो कोई प्रॉब्लम इस प्रकार की नहीं है, तो ठीक है, इस प्रकार से कर सकेंगे। तो जैसे कि मैंने कहा कि प्रातिपदिक कोश, एक कैंसर गाइडेंस फोरम और बाकी भी चीजें हैं, डायग्नोस्टिक सॉफ्टवेयर वगैरह, इस सभी के बारे में मैं काफी वर्षों से काम कर रहा हूँ और कल का लेक्चर उसी के लिए डेडिकेटेड होगा। तो सभी इसमें आ जाए, ये एक अभी जो है, और बाकी लोगों को भी कहे जो आज नहीं ज्वाइन हुए हैं, तो उनको भी कल ज्वाइन होने के लिए कहो, तो वो बेहतर ऑप्शन, जितने ज्यादा लोग जुड़ जाएंगे वो अच्छा इस प्रकार का। देसी गोधूम लेना है, गेहूं की नैसर्गिक होना है, और उसके जमीन में बोना है उसको, और सिर्फ मूत्र डालना है, और वो अंकुरित होता है या नहीं होता है ये देखिए। अंकुरित होता है तो फर्टाइल शुक्र आता है, इस प्रकार से समझिए। तो ठीक है, अभी आयुर्वेद प्रकांडो निगदित इह शल्यतंत्र प्रधानः शिष्येभ्यः शाश्वतोऽयं निखिलजनकृपा व्याप्तचित्तेन येन आयुर्वेदस्य वाञ्छन् पुनरपि भुवने ताञ्च सुष्ठु प्रतिष्ठां श्रेष्ठं धन्वन्तरिं तं प्रणमति च सदा वैद्यवर्गो ह्यूनम् वैद्यवर्गो ओम शांति शांति शांति। विरम्यते व्याख्यान व्यापार श्वः पुनरपि मिलिष्यामः।